आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। अगस्त महीने की 2 तारीख, बुधवार का दिन, और यह है आपका फेवरेट पॉडकास्ट आज का दिन। मेरा नाम है खुशबू कुमार। आरपीएफ के एक जवान ने परसों जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को क्या बातें पता चली हैं और जो बात निकलकर सामने आई है वो कितने गंभीर सवाल खड़े करती है, सुनेंगे। फिर 40 साल पहले की एक खौफनाक और शर्मनाक घटना से जुड़ा मामला है। 1984 के सिख दंगों में संलिप्तता के आरोप में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल प्ली फाइल की है उन्होंने। तो क्या है पूरा मामला, ये जानेंगे। और इस पर भी बात होगी कि कांग्रेस में कई अहम पदों पर रहने के बाद टाइटलर अब क्या दरकिनार हो गए हैं। और वेस्ट इंडीज के साथ तीसरा मैच भारी अंतराल से जीतकर टीम इंडिया ने वनडे सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। इस सीरीज में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो कितने कारगर रहे और इनसे एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियों को कितना बल मिलेगा, समझेंगे। लेकिन हर रोज की तरह बारी पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस की। आइए सुनते हैं शुभम तिवारी से। शुक्रिया खुशबू। मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन। दिल्ली अध्यादेश बिल पर लोकसभा में होगी चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस 8 अगस्त को। मणिपुर से लौटकर दिल्ली आए INDIA गठबंधन के सांसद आज राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। हरियाणा के नूह हिंसा पर आज शाम 4 बजे मानेसर के भीषम दास मंदिर में महापंचायत बुलाई गई। आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज से होगी रेगुलर सुनवाई। कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल। दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा की याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 में चुनाव पलटने के प्रयास का आरोप लगाया गया। कल यानी गुरुवार को ट्रंप की कोर्ट में होगी पेशी। निकोबार द्वीप समूह में हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 5.0 मापी गई तीव्रता। और भारत ने वेस्ट इंडीज को 200 रनों से हराकर जीती वनडे सीरीज। शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच रहे, वहीं ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। जुलाई महीने की आखिरी तारीख को महाराष्ट्र के पालघर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के एक जवान ने चलती ट्रेन में एक ASI समेत 4 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। ये ट्रेन जयपुर से मुंबई जा रही थी और शूटआउट को अंजाम देने वाला जवान चेतन सिंह एस्कॉर्ट पार्टी का हिस्सा था। लंबी दूरी की ट्रेनों में सुरक्षा के लिहाज से आरपीएफ एक अफसर और 3 जवानों की एस्कॉर्ट ड्यूटी लगाता है जो ट्रेन के साथ ही यात्रा करते हैं। इस मामले में आरपीएफ जवान घनश्याम आचार्य, कांस्टेबल नरेंद्र परमार, आरोपी चेतन सिंह और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टीकाराम मीना सुपरफास्ट ट्रेन में तैनात थे। लेकिन चेतन सिंह ने बीच रास्ते में ही अपनी सर्विस गन AKM से फायरिंग की, जिसमें ASI टीकाराम मीना के अलावा 3 पैसेंजर्स की जान चली गई। घटना के बाद आरपीएफ ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं सौरभ वक्तानिया। उन्होंने पुलिस सूत्रों से और कुछ आई विटनेसेस से बात कर घटना का पूरा ब्यौरा जुटाया है। तो सौरभ, पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट अगर आप बता सकें, क्या रहा? ये जो मेन आरोपी है चेतन कुमार सिंह, जो कि यूपी हाथरस का रहने वाला है और इसकी पोस्टिंग मुंबई सेंट्रल के आरपीएफ में वहां पे वो तैनात था। पहले ये मुंबई से सूरत तक गया। सूरत में इनका कुछ 3-4 घंटे का हॉल्ट था। फिर सोमवार को अर्ली मॉर्निंग में ये सूरत से वापस चढ़े। उस कांस्टेबल के साथ 3 और कांस्टेबल थे और उनका जो प्रभारी था वो ASI टीकाराम मीना थे। सूरत से जैसे ही ट्रेन 2:30 बजे के आसपास निकलती है तो एक फोन आता है इस कांस्टेबल को, उसके साथ कुछ बातचीत होती है और जैसे ही वो फोन रखता है वो कंप्लेन करता है कि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे बुखार भी है। तो उन ASI मीना उन्हें चेक किया तो दूसरे कांस्टेबल का ऐसा कहना कि वैसा कोई बुखार उनको लगा नहीं, लेकिन चेतन वो लगातार जोर डाल रहे थे कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो मुझे वलसाड़ उतार दिया जाए। टीकाराम मीणा उन्होंने ऐसा कहा कि देखिए वलसाड तक तो हम पहुंच ही रहे हैं, अब 2 घंटे की जर्नी है तो आप एक काम करिए, ट्रेन के अंदर मैं आपको एक सीट दे देता हूं, आप आराम करिए, मुंबई पहुंचेंगे तो वहां पे ट्रीटमेंट करा लेना। लेकिन चेतन इस बात पे बिल्कुल माना नहीं और उसने कहा कि मुझे वलसाड उतरना ही, मेरी तबियत बहुत खराब है।
इसी बीच एएसआई टीकाराम मीणा, जिसकी इस पूरे हादसे में मौत भी हो चुकी है, उन्होंने उनके कंट्रोल रूम में फोन भी किया, इनके जो आरपीएफ के हेड थे उनको भी कॉल लगाए, तो वहां से भी उनको यही ऑर्डर आया, चेतन को थोड़ी देर के लिए आराम करवा दो। अब जैसे ही उससे मना कर दिया गया तो चेतन काफी गुस्से में था। ट्रेन वापी पहुंची थी और वापी में एसी कोच के अंदर एक जो स्लीपर सीट थी वहां पे जाके चेतन सोया और उसकी जो राइफल थी वो उसके साथी कांस्टेबल ने ले ली। ये एक प्रोटोकॉल होता है। तो वो सोया था, लेकिन इसमें गलती ये होगी कि उसका जो साथी कांस्टेबल था वो बगल वाली सीट में जाके बैठ गया। 15 मिनट ही हुए रह गए, अचानक से चेतन एकदम गुस्से में वहां से उठता है, वो अपनी वो जो गन रहती है वो खींचता है और फिर ये पूरा जो अनफोल्ड होता है सीक्वेंस आपको बता दे। और वैतरना और बोरीवली के बीच में, जो वापिस से नेक्स्ट स्टॉप बोरीवली है, उसके बीच में ये पूरी घटना हुई है। आधे घंटे के बीच पहले तो चेतन एएसआई मीणा को गोली मारता है, उसके बाद अलग अलग कोचेस में जाके, एक पेंट्री कोच हो गया, एक B5 कोच हो गया, एक S6 कोच हो गया, तो वहां पे जाके वो अलग अलग 3 लोगों को मारता है। इसी बीच चेन पुलिंग होती है। चेन पुलिंग मीरा रोड और दहीसर के बीच में ट्रेन रुकती है और आरोपी उस ट्रेन से उतरता है, बगल वाली पटरी पर जाता है और फिर से वो बंदूक तान देता है ट्रेन पर। ट्रेन के ऊपर ओपन फायरिंग की, फिर तुरंत वहां से पुलिस ऑफिशियल्स को और बुलाया गया और चेतन को हिरासत में ले गया और ट्रेन को थोड़ा आगे लेके गए और बोरीवली में इस ट्रेन को हॉल्ट कराया गया, जहां पे 4 डेड बॉडीज निकाली गई। जी, और इस घटना से जुड़े कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और हेट क्राइम से लेकर अलग अलग एंगल्स की चर्चा है, तो कितनी सत्यता है इन वीडियोस में? पुलिस का कोई बयान आया है क्या इस पर? वीडियोस पे फिलहाल पुलिस का वैसा कोई बयान आया नहीं है, लेकिन जब हमने जोर देके उनको पूछा कि ये काफी वीडियो वायरल हो रहा है, तो पुलिस का कहना है कि बहुत इनिशियल स्टेज पर उनकी इंक्वायरी है। हम कुछ इस वीडियो के बारे में डिनाई भी नहीं कर रहे, ना हम इस वीडियो की पुष्टि करेंगे। सारे जितने भी एंगल्स इस मामले में है, उन सारे एंगल्स में हम जांच करेंगे। चूंकि सौरभ अब जांच चल रही है, तो आरोपी के साथ जो पूछताछ हुई है उसमें पुलिस को अब तक क्या पता चला है और ये जांच जो है वो अब आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, पूछताछ में आरोपी चेतन बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहा है। बहुत अलग अलग चीजें फिलहाल सामने आ रही है। सबसे पहले तो हाथरस से ये है और हाथरस में इसके परिवार से जब आज तक ने बात की है तो ये पता चला है कि ये उसका जो ट्रांसफर हुआ था, दरअसल आपको बता दें कि पहले इसकी पोस्टिंग गुजरात में थी, कुछ ही महीने पहले इसकी पोस्टिंग मुंबई में हुई, तो वो जो पोस्टिंग ट्रांसफर हुई थी उससे ये काफी ज्यादा नाराज था और साथ ही इसका इलाज भी चल रहा था। कुछ मेंटली अनस्टेबल था, कुछ परेशान था, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनसे भी नाराज चल रहा था, उनके आए दिन उनके सुपीरियर से झगड़े होते रहते थे, तो इसका इलाज भी चल रहा था। ये सारी चीजें आज तक को उनके जो परिजन है चेतन के, उन्होंने कहा है। दूसरी बात, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना है कि आरोपी कॉपरेट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जब जो सवाल पूछा जाता है तो वो कोई दूसरी कहानी सुनाने लग जाता है, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान नारेबाजी कर रहा है, अंदर कुछ ना कुछ बोलते जा रहा है, तो कॉपरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर दी है। मेन की एक घटना का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बेसिकली रिक्रिएशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन पुलिस का ऐसा करना है कि बहुत ही बिजी रेलवे लाइन है, लोकल ट्रेन के साथ साथ पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, इसलिए इस पूरी घटना का रिक्रिएशन करना बहुत मुश्किल है। शायद रिक्रिएशन ना किया जाए, इसलिए सभी लोगों का स्टेटमेंट दर्ज होगा। अगर कहीं पर सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है तो वो एज एन एविडेंस यहाँ पर पेश किया जाएगा और एक टीम यहाँ से जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की जो टीम है वो यूपी हाथरस भी जाएगी, उसके परिवार वालों का भी बयान दर्ज करेगी और कहाँ पर उसका इलाज चल रहा था उस डॉक्टर से भी बात करेगी। सवाल इसमें यही खड़ा हो रहा है कि ये सिक्योरिटी से खिलवाड़ है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है ऑफिशियल्स की। अगर कोई व्यक्ति इतनी तरीके से मेंटली अनफिट है तो उस व्यक्ति को आपने ड्यूटी पर क्यों रखा? अगर आपने ड्यूटी पर रखा तो आपने उसको एक लोडेड गन कैसे दी? तो ऐसे कुछ गंभीर सवाल हैं जिनका पता पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चलेगा। महाराष्ट्र की एक कोर्ट ने कल आरोपी कांस्टेबल को 7 अगस्त तक रेलवे पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। इसके अलावा मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ वक्तानिया हमसे बातचीत करने के लिए। 31 अक्टूबर 1984 का सूरज भारत के लिए एक स्याह सवेरा लेकर आया। सुबह के 9:30 बज रहे थे। दिल्ली के एक अकबर रोड पर प्रधानमंत्री ऑफिस हुआ करता था और इसके गेट पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई।
इंदिरा गांधी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वाला कोई और नहीं, उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ही थे। शाम तक प्रधानमंत्री की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और उसके अगले दिन दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक इन दंगों में करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में साल 2000 में नानावटी कमीशन बनाया गया था। 5 साल बाद इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे कांग्रेस के पॉलिटिशियंस के शामिल होने के संकेत दिए थे। इस घटना में दर्ज 214 एफआईआर्स में 4 मामलों के लिए कमीशन ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इनमें एक उत्तरी दिल्ली के पुलबंगश गुरुद्वारे में आग लगाए जाने का केस भी शामिल था, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। सीबीआई ने इस मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। जांच एजेंसी ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या, भीड़ को उकसाने और दंगा भड़काने के आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि जगदीश टाइटलर के उकसाने के बाद भीड़ ने पुलबंगश गुरुद्वारे में आग लगाई थी, इसलिए उनके ऊपर आईपीसी की धारा 147 यानी दंगा करने, 148 घातक हथियार से लैस और 149 अवैध जनसभा, 153A यानी समूहों के बीच शत्रुता भड़काने, 109 यानी अपराध के लिए उकसाने, 302 हत्या, 295 उपासना स्थल को नुकसान के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले हफ्ते उन्हें समन जारी करते हुए 5 अगस्त को पेश होने को कहा था। टाइटलर ने कल इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर क्या जगदीश टाइटलर फंसते हुए नजर आ रहे हैं? पूछा मैंने इंडिया टुडे टीवी के सीनियर एडिटर हरमीत शाह सिंह से। ये पता नहीं ये वर्ड कहाँ से उस वक्त की प्रेस ने ये कॉइन किया और 1984 के कत्लेआम को दंगे का नाम दिया, तो वहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। तो वो ये जो वोकैबुलरी है ये तब से चलती आ रही है और ये जहन में बस ही दंगे हुए थे जी। वो दंगा तो था ही नहीं, वहाँ कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई, वहाँ तो सीधा कत्लेआम था। आज भी आप अगर तिलक विहार में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको कितनी नस्लें उस वजह से ख़त्म हुई हैं वो सारा आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। और अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की कि इसमें इंडिविजुअल्स का क्या रोल रहा। मैं पार्टी से ज़्यादा उस आइडियोलॉजी जो ख़तरनाक एक आइडियोलॉजी है, जो इस बात में विश्वास रखती है कि अगर आप किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी पर हमला करेंगे, उसका कत्लेआम करेंगे, उसको मारेंगे और आपको वोट मिलेगा अच्छी खासी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का, वो बहुत ही खतरनाक है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्रजातंत्र है ये रह रहकर, हमेशा नहीं, रह रहकर इस धुर्रे पे आके घूमने लग जाता है। 2018 की आप सज्जन कुमार की जो कन्विक्शन होती है उसकी आप जजमेंट पढ़ें। वो जजमेंट सिर्फ एक कन्विक्शन के लिए नहीं थी, उसमें कन्विक्शन हुई, लेकिन जो वो जजमेंट थी और उसमें जो हाई कोर्ट ने बोला वो ये बोला, कॉमन टू द मैस क्राइम्स वर द टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज एंड द अटैक्स स्पीयरहेडेड बाय द डोमिनेंट political actors being facilitated by the law enforcement agencies। मैं ये कहूँगा कि मैं अब इक्के दुक्के केस से मैं सेटिस्फाइड नहीं कि कोर्ट तलब कर लिया या उन्होंने कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल ले ली या सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर ली। नहीं, बड़ी पिक्चर क्या है, अब बड़ी पिक्चर की बात है। जब तक उसका रेजोल्यूशन नहीं होता 1984 जो है वो क्लोज नहीं हो सकता। आपने बिगर पिक्चर की बात की, लेकिन जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं पर संगीन आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में, संगठन में और सरकार में कई अहम पद और रोल दिए। चुनावों के प्रभारी हों, चाहे राज्यों के प्रभारी, स्टार प्रचारक, सब कुछ बनाया। तो उनके राजनीतिक जीवन को संजीवनी देने का काम किया, तो ऐसे में कांग्रेस पर भी तो सवाल उठेंगे ना। किसी पार्टी विशेष पे अगर हम आएंगे तो हम टपला खा जाएंगे, हम ये कहेंगे अच्छा ये वो तो पापी थे ये और आज के दूध के धुले हुए, ये भी बात नहीं है। किरदार बदल गए हैं, टारगेट्स बदल गए हैं, आइडियोलॉजी वही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वहाँ HKL भगत बने थे, मंत्री बने थे राजीव गांधी के कैबिनेट में। फिर उसके बाद सज्जन कुमार इलेक्ट होते हैं MP। फिर जिनकी बात अब हम टाइटलर की कर रहे हैं तो ये मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। जब ये नानावती कमीशन की रिपोर्ट आती है तब वो हटते हैं, जिनके ऊपर जिसे कहते हैं ना सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो बने हैं और आज भी यही हो रहा है, जिनके ऊपर बहुत संजीदा इल्ज़ाम लगे हुए हैं। ये इल्ज़ाम ये नहीं होता कि हर बंदा कन्विक्ट हो, परसेप्शन में भी होता है। उस वक्त ना वीडियो थे, ना कुछ था, कोई वीडियो एविडेंस नहीं था।
कई लोग चले गए, फिर वो एविडेंस चैलेंज हो जाता है। जो उस वक्त के, मैं 84 की बात कर रहा हूँ, जो भी हम आज के हालात देख रहे हैं, और इसमें मैं बहुत बार लिख भी चुका हूँ कि जन्मदाता कांग्रेस ही थी उस वक्त। ये बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और उसको उस रास्ते जाना नहीं चाहिए था जिस रास्ते वो चली गई। ये नहीं कि भाई कांग्रेस को कोई इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, बल्कि कांग्रेस ने शुरू किया था और आज वो दैत्य बन जाता है। अलग अलग पार्टीज जो है इसका यूज़ करती हैं और वो एक पावर का एक मॉडल बन के सामने आ जाता है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, और टाइटलर पर जांच की फांस जैसे जैसे बढ़ती गई और अब चूंकि वो खुद भी 79 साल के हो गए हैं, तो क्या कांग्रेस ने भी अब उनसे किनारा कर लिया है और ये कहा जा सकता है कि जगदीश टाइटलर का राजनीतिक रसूख जो है वो अब ख़त्म हो चुका है? वो तो नहीं है ना, वो चीज़ तो काफ़ी अरसा पहले ख़त्म हो चुकी है। हाँ, अगर किसी पार्टी इवेंट में कोई अपने आप ही अंदर घुस जाए, गेट क्रैश कर ले, फिर कैमरे के सामने आ जाए और पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट भी बन जाए, वो बात एक अलग बात है। लेकिन आप कहें कि भाई बड़ी कोई मास अपील रह गई है या बड़ा कोई रसूख रह गया है, वो तो नानावती कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद से कम होता गया। तो इस बात को तो मैं कोई ज़्यादा वजन भी नहीं देता कि कोई मास लीडर है, वो तो नहीं। तो इस मामले में टाइटलर फंसेंगे या बरी होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरमीत जी। और अब बात क्रिकेट की। कल देर रात तक चले तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को धोबी पछाड़ दे दिया। 200 रनों के भारी भरकम अंतर से ये मैच जीतकर इंडिया ने दूसरे मैच की हार का बदला भी ले लिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी इंडियन टीम में एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर्स नहीं दिखे। बावजूद इसके टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 351 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए, वहीं ईशान किशन ने लगातार तीसरी हाफ सेंचुरी जड़ दी। संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी रन बरसे और इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतक जमाया। विंडीज के लिए ये टारगेट पहाड़ साबित हुआ और कैरिबियाई टीम 36वें ओवर में 151 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 4 और मुकेश कुमार ने 3 विकेट चटकाकर वेस्ट इंडीज का बोरिया बिस्तर बांध दिया। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच और ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो इस मैच और इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव्स रहे? वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के हिसाब से जिन सवालों के जवाब टीम मैनेजमेंट ढूंढ रही थी, उनमें कितनी कामयाबी मिली है? इन सब पहलुओं पर हमारे साथी कुमार केशव ने बात की है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, कल इसी पॉडकास्ट में आपके साथ बात हुई थी, तो आपने कहा था कि इंडिया को एक्सपेरिमेंट्स अब और नहीं करने चाहिए, फाइनल मैच में अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरना चाहिए और एक भारी भरकम जीत, एक हाई नोट पे सीरीज को एंड करना चाहिए। तो टीम मैनेजमेंट ने आधी बात तो आपकी मान ली, भारी भरकम जीत आपको दे दी है, लेकिन प्रयोगों का जो दौर है वो जारी रहा। नहीं, देखिए, प्रयोग जिस तरह से किए गए, मैं कल भी इस बात के खिलाफ था, आज भी इस बात के खिलाफ हूं मैं, क्योंकि ये प्रयोग आपका तब चलता जब आपके सामने कोई गोल नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि आपके सामने विश्व कप है और इस विश्व कप को मद्देनजर रखते हुए मुझे मेन प्लेयर्स हैं, वो जितना इस फॉर्मेट में खेलेंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन टीम मैनेजमेंट, जैसा आपने कहा कि जिस ढर्रे पर चल रही है उसी ढर्रे पर जा रही है, तो अब उसमें तो हमारा आपका अख्तियार नहीं है। लेकिन हाँ, भारत ने अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली इस आखिरी मैच में, स्पेशली बैटिंग वाइज ऑलमोस्ट सारे बल्लेबाज चले और ढेर सारे रन भी भारत ने बनाए। लेकिन एक कंसर्न जरूर है, डेथ बॉलिंग या स्पेशली टेल को साफ करने वाला जो इस बॉलिंग का अटैक के साथ जो है, मुझे लगा कि शायद टेल जो है फंस गया, क्योंकि 88 पे 8 गिर गए थे 24वें ओवर में ही। इसके बाद आपका जो 9वां विकेट है वो एकदम टिक जाता है, 50 पार्टनरशिप लगभग होती है और बड़ी देर बाद आपको विकेट मिलता है। दूसरा एक और चीज मुझे समझ आया कि हार्दिक पांड्या संभवतः, क्योंकि एक मेकशिफ्ट कैप्टन थे, उनको इस दौरे के लिए कप्तानी दी गई 2 मैचेस में, मुझे लग रहा है कि रिसोर्सेज जो उनके पास हैं, शायद उनको ये भी समझ में नहीं आया कि उनके कौन से बॉलर्स हैं जो टेल को साफ कर सकते थे। तो थोड़ा सा कैप्टेंसी वाइज भी, क्योंकि लास्ट में मैच बहुत खिंच गया केशव, कमी जरूर ये नजर आई इस मैच में। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो काफी पॉजिटिव्स रहे हैं इस श्रृंखला में। बैटिंग वाइज ईशान किशन का जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत स्टैंड आउट रहा। शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहे थे, इस मैच में भी स्ट्रगल किया उन्होंने, बट उन्होंने बहुत धैर्य के साथ बैटिंग की, उन्होंने 50 लगाई। संजू सैमसन ने आज जिस तरह से एक इम्पेटस दिया भारतीय इनिंग्स में, मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा जिससे कि भारत जो है 350 के पार गया।
तो ओवरऑल बैटिंग यूनिट के तौर पर मुझे लगता है बहुत अच्छा भारत के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया। गेंदबाजी में कुलदीप यादव हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, स्टैंड आउट परफॉर्मर्स रहे इस सीरीज में। तो डेफिनेटली काफी सारे पॉजिटिव्स इस सीरीज से निकल कर आए। लेकिन जहां तक मेरा मानना, जो मैंने पहले कहा था कि मेरा ये मानना है कि आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम जो है प्रिपरेशन के लिए जानी चाहिए। और अगर ऐसा ही था कि उनको विराट को और रोहित को नहीं खिलाना था, तो भाई इस दौरे के लिए सिलेक्ट ही क्यों किया था? क्यों लेकर के वेस्ट इंडीज गए? क्योंकि उनको T20 भी नहीं खेलना है, तो उनको टेस्ट मैचेस के बाद घर भेज देते। बट एनीवेज, श्रृंखला हम जीते हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हमने तीसरे एक दिवसीय मैच में, और डेफिनेटली इसका क्रेडिट भारतीय टीम के खिलाड़ियों को जाता है। वैसे देखा जाए तो इस सीरीज का इम्पोर्टेंस कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि ये वर्ल्ड कप का साल है, वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप भी खेलने हैं, और कुछ सवाल थे, कुछ पहेलियां थी जिन्हें सुलझाना था टीम को, और उस लिहाज से देखें तो कौन से बॉक्सेस टिक हो गए। रन्स किए हैं बल्लेबाजों ने, वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर कई सवाल ऐसे ही हैं केशव जो एड्रेस नहीं हुए इस श्रृंखला में। अब आप कहेंगे कि ईशान किशन बैकअप विकेट कीपर हैं, उन्होंने रन किए हैं, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि बहुत अच्छी सीरीज रही उनके लिए। लेकिन भारतीय टीम के लिए मसला यह है कि ईशान किशन ओपनिंग नहीं करेंगे एशिया कप में या वर्ल्ड कप में। ईशान किशन, अगर खुदा न खास्ता KL राहुल अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनको नीचे खेलना पड़ेगा, लेकिन नीचे रन नहीं किए उन्होंने ओपनर के तौर पर रन किए हैं। तो वहां पर आपका जो मसला था वो सॉल्व नहीं हुआ, उस बॉक्स को आपने टिक नहीं किया, नंबर 1। सेकेंडरी, आपने नंबर 4 पर जो श्रेयस अय्यर का विकल्प आप ढूंढ रहे थे, वहां पर भी आपको कोई सूर्य कुमार यादव से बात नहीं बनी, तो वो भी आप उस पोजीशन पर आप फेल रहे। हालांकि संजू सैमसन ने नंबर 4 पर आकर के आज बहुत ही शानदार बैटिंग की, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मुझे लगता है। अगर इन केस श्रेयस अय्यर नहीं है तो कंटेंशन में जरूर रहेंगे संजू सैमसन नंबर 4 के लिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को जो मौके मिले उन्होंने उसको भुनाया नहीं। और हम इस बात का जिक्र अपने पॉडकास्ट बल्ला बोल में कर चुके हैं कि अगर सूर्या को वनडे टीम में रखना ही है तो आपको उनको नीचे खिलाना चाहिए। 8, 10, 15 ओवर उनको दीजिए और वो उनको बोलिए कि जो बीस्ट मोड है उसको ऑन करो और जाकर के रन बनाओ। तो मुझे लगता है कि बैटिंग वाइज रन बल्लेबाजों ने किए हैं, लेकिन जिस पोजीशन के लिए आपको तलाश थी वर्ल्ड कप के लिए बैकअप के तौर पर। दूसरा ये कि रोहित और कोहली को आराम देकर के आपने एक तरह से, एक बहुत अच्छा मौका था उनके पास कि वो रनों के बीच में होते, वनडे फॉर्मेट में अपने आप को थोड़ा सा गेम टाइम देते, तो उस मोर्चे पर भी आप विफल रहे। जहां तक गेंदबाजी की बात है, मुझे लगता है कि आपने 2 स्पिनर्स का ही इस्तेमाल किया इस पूरी सीरीज में, जडेजा और कुलदीप का। हालांकि अक्षर को खिलाया आपने, लेकिन ज्यादा उनको मौके मिले नहीं। तो क्या आपको नहीं चाहिए था कि कुलदीप जब अच्छे लय में हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और आप एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, तो क्या कुलदीप यादव की जगह पर युजवेंद्र चहल को नहीं चांस देना चाहिए था? तो ये कई सवाल हैं। तो क्रिकेट की बड़ी से बड़ी और बारीक से बारीक बातों के लिए आज तक रेडियो पर हर शुक्रवार को बल्ला बोल आप जरूर सुनिए। ये दोनों ही होते हैं इस पॉडकास्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया केशव और इकबाल। और अब आज के अखबारों का हाल जान लेते हैं। देश दुनिया के अखबारों में कौन सी बड़ी खबरें आज छपी हैं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शुभम तिवारी। गुड मॉर्निंग शुभम। खुशबू, गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान अखबार के हवाले से पहली खबर आज, नूह हिंसा नए इलाकों में फैली, 1 की मौत, ये अखबार की प्रमुख हेडलाइन है। पहली हेडलाइन है, सोमवार को हरियाणा के नूह में जो धार्मिक यात्रा पर पथराव के बाद बवाल शुरू हुआ, वो कल गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल तक पहुंच गया। यानी कि अब नूह वाली बात हरियाणा में मोटा मोटी फैल गई। उधर राज्य के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने हिंसा की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं हिंदुस्तान पर एक और खबर है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 21 से 23 जनवरी के बीच संभव। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद गिरी। उन्होंने कहा है कि जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में राम मंदिर का उद्घाटन अवश्य हो जाएगा। इधर मणिपुर हिंसा मामले में कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने कोर्ट में कहा कि कानून व्यवस्था और संवैधानिक मशीनरी, ऐसा लगता है मणिपुर में पूरी तरीके से चरमरा गई है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि पुलिस जो जांच कर रही है वो बहुत ही सुस्त और लचर है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इतना समय बीतने के बाद बयान दर्ज नहीं किया जा रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वहां पर कोई कानून व्यवस्था है और संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। इधर बिहार में जातीय गणना, यानी जिसे कास्ट सेंसस कहा जा रहा है, वो जारी रहेगी। पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को जनगणना से रोक हटाते हुए राज्य में जो जाति आधारित गणना को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाएं दाखिल हुई थीं, उन सबको खारिज कर दी।
इसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सभी डीएम को सेंसस दोबारा से शुरू करने का निर्देश दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स पर शुभम खबर है, सुप्रीम कोर्ट में आज से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई शुरू होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की जो बेंच है वो रोजाना इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन सोमवार और शुक्रवार को ये जो सुनवाई है इन याचिकाओं पर नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार और सोमवार को सिर्फ नई याचिकाओं पर ही सुनवाई करता है। खुशबू, आपने विस्तार से खबर बताया। मैं 4-5 खबरें बहुत ही जल्दी में बताना चाहता हूँ। जैसे 3 बड़े बैंकों ने होम लोन महंगे किए हैं। आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन को महंगा कर दिया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के मूल्य के करीब 88% नोट 31 जुलाई तक बैंकों में वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए मूल्य के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी और इसके बाद 30 सितंबर तक नोट बैंकों में जमा कर वहां पर बदलने की सुविधा दी गई है। एक तस्वीर है, मैं लोकमत में देख रहा हूं इसे। प्रधानमंत्री मोदी लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं और इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी नजर आ रहे हैं। शरद पवार की मौजूदगी पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन मंच पर अपने संबोधन में कल शरद पवार ने इशारों में ये बात कहा कि शिवाजी महाराज ने कभी किसी की जमीन नहीं छीनी। जाहिर सी बात है उनका इशारा किसकी तरफ था। दिल्ली में अधिकारों से जुड़ा लोकसभा में बिल पेश हुआ है और इससे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजेडी का समर्थन मिला है। वहीं एक खबर इसी के बगल में यह भी है कि अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8 तारीख को चर्चा होगी। 8 से 10 अगस्त के बीच लोकसभा में जो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है उस पर चर्चा होगी और चर्चा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी जवाब देने के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का खुशबू जहां तक सवाल है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल भारत का नाम लिए बगैर बातचीत का एक प्रस्ताव पेश किया और कहा कि दोनों देशों के लिए युद्ध कोई विकल्प नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को की एक बहुमंजिला इमारत पर ड्रोन से फिर एक बार हमले किए गए हैं। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन की 3 बोट्स को नष्ट कर दिया है। रूस की कहना है कि ये जो नावें थी, ये जो नौकाएं थी वहां पर, वो ब्लैक सी में रूसी जहाजों पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। एक खबर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से, चीन ने परमाणु हथियार वाली स्पेशल यूनिट के 2 नेताओं को पद से हटाकर अपने यहाँ नए लोगों की नियुक्ति की है और कहा जा रहा है कि बीते 1 दशक में सैन्य नेतृत्व में अचानक किया गया ये सबसे बड़ा फेरबदल है। एक खबर और, म्यांमार में सेना ने आपातकाल बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की सैनिक सरकार ने देश की पूर्व नेता आंग सान सूची को 5 मामलों में माफी दी है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी 33 साल की सजा को अब कम करके 27 साल का कर दिया गया है। और आज 2 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में किन घटनाओं के लिए दर्ज है वो भी जान लेते हैं। 1858 में आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया था और इसी एक्ट के जरिए भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। 1990 में इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करके खाड़ी युद्ध की शुरुआत की थी। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी नौसेना ने अमेरिकी जहाज PT-109 को डुबो दिया। यही घटना विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की वजह बनी। 1870 में लंदन में थेम्स नदी के नीचे दुनिया के पहले अंडरग्राउंड रेलवे की शुरुआत हुई। तो आज इस पॉडकास्ट में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अब आपसे 10 बजे की न्यूज बुलेटिन में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।